superpower in a coming decade or not. And there are two teams that we have divided, team A, team B, and we are going to बात विवाद करने जा रहे हैं कि अमेरिका आने वाले वक्त में 10 सालाना में वो अपनी हेजमनी को मेंटेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आने वाले 10 साल या आगे आने वाले 3 या 4 और 10 सालाना में हम ये देख सकते हैं कि अमेरिका अपनी हेजमनी नहीं खो पाएगा, क्योंकि वी नो दैट इवन दो द वर्ल्ड इज बिकमिंग मल्टीपोलर, बट अमेरिका इज स्टिल एज अ बिग ब्रदर इन दोज मल्टीपोलर वर्ल्ड्स। हम इस चीज के हित में हैं, हम इस चीज के मोशन में बोलेंगे जो कि आप इसके अगेंस्ट में होंगे। We are Team B. We are gonna speak in against the favor of the concept that will America will be able to retain its hegemonic power in this multipolar world. So we'll be speaking against the motion. If we talk about the main problem of the inside of US, it is a political instability and domestic instability. Recently, we saw the Donald Trump won the election. There's a two major party in the US. First is Republican, second is Democratic. So the Joe Biden party has also won the several states in the US, and Donald Trump won the election, but some reason he is not into the power. So in the US, first major problem is racism. फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम इज रेसिज्म, वेयर द जब फॉरेन स्टूडेंट पढ़ने आते हैं तो रेसिज्म का ज्यादा वो होता है कॉन्सेप्ट। तो उसमें क्या होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, प्रोटेस्ट होती है, मेजर सिटीज में डिस्ट्रक्शन होते हैं। तो पहला पॉइंट ये है। और सेकंड इसका इशू है डेप्ट राइजेज। एज वी नो यूएस इज taken over $33 trillion as a debt. It is the largest in the whole world. Third problem is tariff war. As we know, Donald Trump is putting the tariff almost in every countries, which causes the instability and the trade war between the other nation, like major nation is China, Russia and India. Then मैम सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग इंडिविजुअली सब लोग ग्रो करना चाहता है, पर ब्रिक्स, सार्स, आसियान और एक अब्राहम अकॉर्ड्स भी है। तो जितनी कंट्रीज हैं वो फिर भी यूएस की तरफ अट्रैक्टेड इसलिए रहती हैं क्योंकि एकदम से कोई स्विच नहीं कर सकता और किसी पे भरोसा नहीं कर सकता है। यूएन बीइंग सो मच पावर, मतलब यूएन बहुत बड़ा पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, पर वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। एक इंस्टीट्यूशन पे के बेसिस पे कोई कंट्री किसी और कंट्री के अगेंस्ट नहीं आ सकती है। और दूसरा पॉइंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हर कंट्री में होती है, पर यूएस अपार्ट फ्रॉम बीइंग इतना पॉलिटिकल इनस्टेबल, वहां पे फिर भी ग्रोथ बहुत ज्यादा है। कोई भी कंट्री यूएस के सामने स्टैंड करने के पहले 10 बार सोचती है कि, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट है डॉलर। कभी डॉलर हर कंट्री अपना बढ़ाना चाहता है एफडीआई की, मेरे कंट्री में डॉलर आए, यूएस से ट्रेड हो, डॉलर परफॉर्म करे। और डी डॉलराइजेशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि इंडिया बोलती है हाँ सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं हम लोग, पर स्टिल इंडिया जब बात किया गया दूसरे करेंसी का ब्रिक्स में, तो इंडिया सबसे पहले विड्रॉ करने वाली कंट्री इंडिया ही थी। So talking about the America's position in the world, so what I feel like अगर वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो इकोनॉमिक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। लाइक हमारी जो टॉप इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक एंड WTO एज वेल, उसमें अमेरिका का पोजीशन विद टाइम डिक्लाइन हुआ है। एंड द रीजन आई मेंशन इज क्योंकि अमेरिका के इंटरनल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, एंड बिकॉज टैरिफ इम्पोज किया गया था। सो बेसिकली उस टैरिफ मेंटेनेंस के काउंटर बैलेंस में अमेरिका ने अपने फंड्स को रिड्यूस किया है वर्ल्ड बैंक और IMF में, जो कि एक बहुत क्रिटिसिज्म पॉइंट है। इनफैक्ट WTO ने कभी भी टैरिफ मूव्स को अप्रिशिएट नहीं किया जो अमेरिका ने दूसरे कंट्रीज पे लगाया है, लाइक चाइना एंड इंडिया। WTO हैज नेवर अप्रिशिएटेड दिस मूव। सो बेसिकली जो फंड रेजिंग जो अमेरिका करता था इतने सालों से अपने इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस पे, वो डिक्लाइन हो गया है। तो विद डिक्लाइन ऑफ द इकोनॉमिक पावर अमेरिका का एक पोजीशन शिफ्ट होता जा रहा है विद टाइम। एंड यस, एक और मेजर पार्ट होगा कि अमेरिका की जो मोस्ट ऑफ द ज़्यादा फंडिंग है वो कंट्रीज के वेपनाइजिंग में जा रही है, नॉट फॉर द स्टेबिलिटी बट टू प्रोवाइड वॉर वेपन्स, विच इज अगेन अ वेरी क्रिटिक मूव। It is not appreciated, like Israel में and Ukraine में fund करना for the weapons, which is not a very wise move for a president, for a state head to do so. So people are aware, becoming more aware, and they are actually
they are getting into this sense that what President Trump is doing is not actually a very good thing for future ahead also. As she talked about the major organizations like UN, WTO, NATO, तो अमेरिका स्टिल डोमिनेंट है इन सब ऑर्गेनाइजेशंस में. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हेडक्वार्टर्स भी अमेरिका में ही है, हमें पता है. और नेटो, उसमें नेटो का मेंबर है सबसे ज़्यादा डोमिनेंट 33 कंट्रीज में, क्योंकि उसकी आर्मी शायद सबसे बड़ी है, पूरे सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्मी है. और रशिया सिर्फ नेटो में अमेरिका से ये डरता है कि वो अपने आर्मी रिक्रूट कर देगा रशिया में, इसलिए वो यूक्रेन से वॉर भी कर रहा है. तो आज भी अमेरिका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखता है इन सब इंस्टीट्यूशंस में. So, like it is rightly said, कि America actually is like investing in defense particularly. 40% of the global defense जो investment होता है वो अमेरिका का है इसमें. Like, I can give you a data. Like in US in 2024, it was $949 and it has increased to $961 right now. Billion, by the way. Why? Because this US itself has the capacity to maintain an army which together 10 countries cannot. By the way, why? Because it has, I can give you an example, it has various naval bases in different countries. First of all, it is leading one of the powerful or two of the powerful alliances in the world like NATO and Quad. Okay, now why? Because it has to increase its global reach. I can give you one example. More like most of the military exercises is conducted between US and other countries. One of the military exercise is like Yudh Abhyas. It is conducted annually between India and USA, by the way, between the special forces of both the country. Why? To counter terrorism, and it is focused on high altitude training basically. Second example is there is a famous like exercise which has like which was in news, that was Malabar exercise, which happened between naval special forces between three countries, India, USA, and Australia, and Japan, which was there to counter the maritime security, which is taken care by US as well, by like locating different US bases in different like countries. So I can totally support that. You know, America will be able to retain its superpower through its defense technologies, because it is also investing in artificial intelligence first of all, and it is also investing. It is a superpower which is allocating its budget like maximum percentage of budget of its own budget is there in defense technology. So America also have influence on soft power. For example, in Hollywood movies are available in everywhere, in every countries. Like, and also Westernization, Western culture is also so influencing in other countries that we follow America's culture, and also the concept of McDonaldization in India is also one of the factor of America's influence that will never reduce. Like as I talk about कि US will still remain as a superpower, but for example, the rise in the regional blocks that we have seen in the recent decade has been a major chunk that has been the reason for the decline of the US hegemony. For example, ASEAN and European independent defense capacity, as they talked about military and defense mechanism, the EU has shifted from US and they are now building up their independent defense capacity. Another example is the Saudi Arabia joining the BRICS bloc. Like, we have known that historically Saudi Arabia has a relationship, strategic alliance with USA, but now they are shifting towards the BRICS country and they are deepening ties with China. Earlier they dominated with US and that. And also talking about the soft power hegemony, now we have different cultures evolving around from the world. For example, Korean, Chinese, Japanese, as well as the European culture that has been another bloc that has been faded the super soft power as well of the American nations. And throughout this concept and like throughout the expansion of various different ties, they're trying to make it a simple and sorted world and a multipolar world as compared to. For example, with this, I can also say that I can also count that it is possible in the coming decade, like US may be seen as a leading power, but it won't remain as a sole leading power or a superpower that it has been in 2001 and after that. That would be my count. जैसे कि इन्होंने कई सारी अकॉर्ड्स के बारे में बात की, जैसे इन्होंने ब्रिक्स के बारे में बात की, इन्होंने कई सारी फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात की कि जो यूएसए की फॉरेन पॉलिसी है वो डिक्लाइन करी जा रही है। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि यूएसए की फॉरेन पॉलिसी काफी डायनामिक है। यूएसए की फॉरेन पॉलिसी यूरोप में अलग है, यूएस की फॉरेन पॉलिसी
सऊदी अरब या मिडिल ईस्ट में अलग है। यूरोप यूएसए की जो फॉरेन पॉलिसी है वो साउथ ईस्ट एशिया जो इंडिया वाले रीजन है वहाँ पे अलग है। यहाँ से हम 2 या 3 एग्जांपल्स ले सकते हैं। इन्होंने ब्रिक्स का जैसे ज़िक्र किया था, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सऊदी अरब ने ब्रिक्स जॉइन किया डिस्पाइट दैट यूएस का जो है काफ़ी एक पुराना एक इन्फ्लुएंस रहा है सऊदी अरब पे। यूएस जो है सऊदी अरब का काफ़ी ज़्यादा एक दोनों का फ्रेंडशिप रही है क्योंकि यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा मिडिल ईस्ट में इन्वॉल्व्ड है। आज से हम कई साल पहले भी जा सकते हैं, जैसे इज़राइल की वजह से जो एज़ अ पपेट स्टेट है यूएस का, वो वहाँ पे एक एज़ अ अवेलेबल है मिडल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए। वहीं पे अगर हम यूरोप को देखें, यूरोप में नेटो के थ्रू यूएस कहीं ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है। उसका हम एग्जांपल यूक्रेन एंड रशिया वॉर में देख सकते हैं। वहीं पे अगर हम साउथ ईस्ट एशिया को देखें, वहाँ पे अभी इंडियन पाकिस्तान वॉर हुआ था, वहाँ पे बिना किसी की हिचक के जैसे कि इन्होंने आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक का इन्होंने ज़िक्र किया था। वहाँ पे हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया को पता था कि अगर कोई भी इस चीज़ का साथ देगा तो सबको पता है इस पे टेररिज्म का धब्बा लगेगा। डिस्पाइट दैट यूएसए ने खुल के उस चीज़ का साथ दिया। खुल के उन्होंने कहा कि हाँ, ठीक है, पाकिस्तान अपने आप को डिफेंड कर रहा है और उसके भी अलावा उन्होंने $1.2 बिलियन का आराम से उनको लोन दिया। उनको कोई इसका डर नहीं है कि कोई हमें क्या इल्ज़ाम देगा, कोई हमें क्या करेगा। और जो इन्होंने वक़्त बताया कि 1 डेकेड में या 2 डेकेड में, आने वाले 3 या 4 डेकेड में कोई इतनी बड़ी पावर चेंज नहीं हो सकती है। और इन्होंने मल्टीपोलर वर्ड्स कर दिया कि आने वाले वक़्त में मल्टीपोलर वर्ल्ड्स हो जाएँगे। हेजेमनी का ये मतलब नहीं होता कि एक सोल पावर रहेगी। हेजेमनी का ये मतलब है कि एक कई सारी पावर्स में एक आवाज़ काफ़ी ज़्यादा गूंजेगी और आज भी हम देख सकते हैं कि वो ज़्यादा आवाज़ गूंजती है। हेजेमनी का ये मतलब नहीं है कि एक ही आवाज़ रहेगी, कई सारी पावर्स में एक आवाज़ गूंजेगी बस। एज ही सेड अभय कि मतलब नाटो का ज़्यादा एक्सपेंशन है, या अमेरिकन मिलिट्री ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व है। तो जियोपॉलिटिक्स में एक सिचुएशन होता है कि अगर कोई एनिमी है तो उसका जियोग्राफिकली एडवांटेज होना चाहिए उसको काउंटर करने के लिए। तो नाटो का सबसे क्लोजेस्ट रशिया टेरिटरी है वो पोलैंड है। तो अमेरिका पूरी अपनी फोर्सेस पोलैंड में वो डिप्लॉय नहीं कर सकता रशिया को काउंटर करने के लिए। तो अमेरिका जियोग्राफिकली काफ़ी दूर है रशिया से। तो एक पॉइंट ये है और सेकंड पॉइंट जो राशि ने बोला कि काफ़ी नेवल बेसिस एंड एयर फोर्स बेसिस है यूएस का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सेकंड जो बैलेंस ऑफ पावर रशिया एंड चाइना है, उन चाइना भी काफ़ी बेसिस अफ्रीका और एशियाज़ में है और सेम रशिया भी है क्योंकि उसकी टेरिटरी काफ़ी बड़ी है तो वो नॉर्थ से ईस्ट तक उनकी बेसिस है। तो ये भी एक फैक्टर नहीं हो सकता किसी कंट्री को वो करने के लिए, टारगेट करने के लिए, काउंटर करने के लिए। तो ये दोनों तरफ से बैलेंस ऑफ पावर है और सेकंड थर्ड पॉइंट ये है कि कोई भी न्यूक्लियर आर्म नेशन को तुम काउंटर डायरेक्टली नहीं कर सकते कोई भी बेस बना के, ठीक है? क्योंकि वो तो खुद एक न्यूक्लियर आर्म नेशन है तो उसको डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते। कोई स्मॉल नेशन हो सकता है उसको तुम एयर फोर्स बेस बना के और उसपे कंट्रोल ले सकते हो, उसकी जो भी पावर है, मिलिट्री पावर है, पॉलिटिकल पावर है, उसपे कंट्रोल जैसे सीरिया में हुआ, इराक में हुआ, यमन में हुआ जिसमें अमेरिका ने डायरेक्ट अटैक करके अपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ला दी थी। तो अगर सेकंड हैंड ऑन द अदर हैंड देखें मोरओवर तो रशिया और चाइना को वो कभी काउंटर नहीं कर सकते क्योंकि एशिया के एक मेजर पावर है। तो ये यूएस कभी ऐसा मतलब हो नहीं सकता कि ये पूरी ग्लोबली पावर बन सकती है आने वाले समय में क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर अब एस्टैब्लिश हो चुका है वर्ल्ड में। Also another counter to Gargi's argument that she stated that the soft power criteria are the concept and all dressing says, but that has been a thing in the past decade. Currently, if we see, we can see hundreds of concerts of an Indian musician happening in America. Also, we can see American people and American culture following the Indian tradition, accepting yoga. So this concept of a soft power influence has been a past over the decade. It's not a current scenario. So that would be the counter. And like जैसे कि इन्होंने कहा कि जो यूएस की बाउंड्री है वो काफ़ी दूर है रशिया से, वो एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकती है। आई डोंट नो इन्होंने मैप देखा नहीं देखा, अलास्का बहुत पास है। अलास्का एकदम उनके बॉर्डर के पास है और वहाँ पे यूएस का एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है। और जब ये भी इन दोनों की मुलाकात हुई थी तो वहाँ पे हमने देखा था कि यूएस ने कैसे रशिया के सामने अपनी पावर दिखाई थी। जहाँ पे ऊपर से जेट्स आ रहे थे, सारी की सारी मिलिट्री वहाँ पे थी, ये हम देख पाए थे। और रशिया का इतना बड़ा डोमिनेट नहीं रहा। डिस्पाइट दैट आज भी जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं मिलिट्री में, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो एयरक्राफ्ट्स बिकते हैं, वो यूएस के ही बिकते हैं। जैसे कि रशिया के पास सुकोई है, लेकिन अमेरिका के पास बी-2 बॉम्बर है, जो आज तक का सबसे खतरनाक सुपीरियर है। उसके बाद आगे ये टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में इन्होंने बोला है तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी का आजकल ज़्यादा टाइम है तो अमेरिका सबसे ज़्यादा लीडिंग है मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी में, क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी शायद दुनिया की जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ये चैटबॉट्स जैसे ग्रोक या फिर चैट जीपीटी सब अमेरिका ने बनाया है। मतलब बहुत सारी कंट्रीज भी आगे बढ़ रही हैं टेक्नोलॉजी में, बट वो जैसे चाइना हो गया मान लो, चीप टेक्नोलॉजी बेचते हैं और वो शायद एक दो कंट्रीज या अपनी कंट्री को में ही बढ़ावा दे रहे हैं, अपना ही व्हाट्सएप चलाते हैं, सब यूट्यूब सब कुछ अपना ही है उनका, वो कुछ नहीं इस्तेमाल करते। बट अमेरिका एक ताकत रखता है आज भी कि उनकी कंपनीज पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करती हैं। गूगल पूरी दुनिया में चलता है मेरे हिसाब से शायद।
तो उनकी मतलब टेक्नोलॉजी में वो बेस्ट है आज भी, और उनकी टेक्नोलॉजी सब इस्तेमाल करते हैं। और जैसे मान लो ये भी ओलंपिक्स में भी सबसे ज़्यादा मेडल टैली में टॉप पे हमेशा अमेरिका ही रहता है। चाइना आस-पास रहता है, बट सबसे ज़्यादा गोल्ड अगर किसी के देखे जाएँ, तो वो अमेरिका के ही आते हैं हमेशा। तो वो हर एक फील्ड में एक्सेल करते हैं आज भी। जैसे अभय ने बोला कि जो टेक की बात हुई है कि यूएसए में टेक डोमिनेंट है, तो मगर टेक डोमिनेंट है यूएसए में, ये मानते हैं, मगर जो हार्डवेयर चीज है, हार्डवेयर चाइना से बनती है हर चीज की। आईफोन चाइना में बनते हैं, इंडिया में बनते हैं, और कार्स जो है मेनली जो अभी नई BYD, चेरी, ये सब चाइना में बनती है। चाइना इज द लीडिंग manufacturer of the electric vehicle batteries, and it has been since long time, ठीक है। क्योंकि यूएस में चीज वो भी है, ठीक है, यूट्यूब चलाते हैं, दुनिया चलाती है, मगर चाइना नहीं चलाती। चाइना की खुद की अपनी अलग से ऐप्स है, वहाँ पे टिकटॉक बनता है। टिकटॉक जो चाइना का है, वो यूएसए में सबसे ज्यादा यूजर्स अमेरिका में ही है मेरे हिसाब से। और जैसे उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स में तो अब नहीं है यूएसए, अब चाइना है। कई 2-3 सालों से चाइना सबसे ज्यादा गोल्ड चाइना लाती है उसमें। और मेरा मेजर पॉइंट ये है, सब बात कर रहे हैं, गार्गी ने बोला था स्टार्टिंग में कि जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, लोग उसे यूएस डॉलर में प्रेफर करते हैं, मगर ये अब जैसे गार्गी ने बोला था कि फॉरेन रिजर्व सबको यूएस डॉलर में चाहिए, मगर ये पहले की बात थी। अब जो यूएस का डॉलर का इन्फ्लुएंस है, उसी से यूएस एक सुपर पावर बनी थी। जो पेट्रो डॉलर बोला जाता है, सऊदी अरब से जो एक्सचेंज होते थे वो सब डॉलर्स में होते थे, इसलिए यूएस की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, क्योंकि उनके डॉलर यूज होता है पूरे वर्ल्ड की ट्रेडिंग के लिए। मगर ये जो चेंज हुआ है, जो ऑयल प्राइसेस सऊदी अरब अब चेंज कर रही है डॉलर से, अब वो रीजनल करेंसीज से एक्सचेंज करती है। ब्रिक्स जो हमेशा से यूएस डॉलर यूज करता था, वो आज बात चालू हुई है, अगर चेंज नहीं भी हुआ तो बात चालू तो हुई है कि यूएस डॉलर को चेंज करेंगे हम, आज नहीं तो कल चेंज हो ही जाएगा वो। और जैसे पहले फिजिकल करेंसी चलती थी, अब मार्केट में क्रिप्टो करेंसी ज्यादा चलने लगी है, वो भी एक उसका अच्छा खासा चंक ले चुकी है यूएस डॉलर का। तो हम देखते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम देखते हैं कोल्ड वॉर के बाद से जो मल्टीपोलर पावर्स है वो बहुत ज़्यादा इमर्ज हुई हैं।